हेलो एवरीवन, स्टडी ग्रुप 96 चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी में लगे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मतलब सीडीपी का प्रैक्टिस सेट लिया है सीटेट का, जो 25 जनवरी 2023 को हुआ था पेपर। ठीक है, तो आप लोग भी कॉपी कलम लेके बैठिएगा और करते रहिएगा प्रैक्टिस सेट, कितना हम स्कोर कर लेते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है? स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो इसमें कौन सा उदाहरण भरा जा सकता है? जैसे भागना, पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, निचोड़ना। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा भागना। ठीक है, हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा भागना। भागना स्थूल गत्यात्मक कौशल का एक उदाहरण होता है। स्थूल गत्यात्मक कौशल ऐसी विधि है जिसे हम जिससे जैसे एक बच्चा अपने हाथों, पैरों, टांगों या अपने पूरे शरीर के साथ करता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन? क्या है? अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? तो हमारा जो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? शीर्षागामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, पारस्परिकता संपर्क का सिद्धांत या बहिष्कार का सिद्धांत। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा अधोगामी सिद्धांत। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन अधोगामी सिद्धांत जो हो जाएगा। इसमें अधिकतर बच्चे पेन पकड़ने के पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का अधोगामी सिद्धांत प्राक्सी मोडिस्टल इस विशेष दिशा का वर्णन करता है कि मोडिस्टल वह पैटर्न है जहां विकास शरीर के केंद्र से शुरू होता है और चरम सीमा की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, यानी दूसरा हो जाएगा अधोगामी सिद्धांत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? तो ऑप्शन हमारे क्या हैं? आस पड़ोस और मुद्रक संचार, विद्यालय और कानून, सामाजिक नीति और धर्म, परिवार और आस पड़ोस। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? परिवार और आस पड़ोस। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? परिवार और आस पड़ोस। क्या होता है? बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में कौन सी संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक अवस्था है? तो हमारा परिवार और आस पड़ोस जो है प्राथमिक सामाजिकरण होता है। ठीक है, जैसे माता पिता से बच्चा कुछ भी सीखता है, जैसे परिवार होता है, आस पड़ोस में जो भी चीज़ सीखता है वही हम बच्चे का सामाजिकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? ठीक, तो क्या हो सकता है इसमें? संवेदी गामक या पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो हमारा क्या हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक। बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? तो औपचारिक संक्रियात्मक में जो है बच्चे निगमनात्मक रूप में सोच सकते हैं। इसकी जो है 4 अवस्था बताई गई हैं। संवेदी है, देख लेते हैं। संवेदी जो है, संवेदी की बात करें तो ये संवेदी गामक ये 0 से 2 वर्ष तक चलता है। ठीक है, 0 से 2 वर्ष तक। और पूर्व संक्रियात्मक जो है, पूर्व संक्रियात्मक ये चलता है 2 से 6 वर्ष तक चलता है। और मूर्त संक्रियात्मक ये 6 से 11 तक चलता है। ठीक, और औपचारिक संक्रामक की अवस्था जो होती है 11 से किशोरावस्था तक होती है। ठीक, 11 से किशोरावस्था तक चलती है। ठीक, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? 5 वर्षीय रीना को
क्वेश्चन क्या है, 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए, जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे देखने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को उसी अन्य गिलास में डाला गया, जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा, कौन-सा हो जाएगा? विकेंद्रीकरण में कठिनाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण में कठिनाई, ठीक है। वो देखने में अक्षम है, क्योंकि वो उसको लगता है कि हाँ, इस गिलास में ज़्यादा है और बड़ा गिलास में ज़्यादा होगा। और ये लगभग 2 से 7 वर्ष की अवस्था तक होता है, क्योंकि इस समय बच्चा जो है, ये कब होता है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था में जो है बच्चा, अगर कोई वस्तु होती है, उसके आस-पास की वस्तुओं को पहचान तो लेता है, लेकिन उसमें विभेद नहीं कर पाता है। ये विभेद करने की क्षमता जो होती है, 11 वर्ष से अधिक में आती है, 11 वर्ष से शुरुआत होती है उसकी, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका ऑप्शन हमारा जो राइट रहेगा, पहला विकेंद्रीकरण में कठिनाई होती है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? अनु का तर्क है अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या व्यक्तिगत रूप नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? ठीक, तो हमारा क्या होता है? ऑप्शन क्या दिया गया है? अनुपालन एवं दंड अभिविन्यास पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास होगा, या फिर आधिकारिकता एवं सामाजिक कर्म व्यवस्था अभिविन्यास सही होगा, या ऑप्शन हमारा लास्ट हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास सही रहेगा। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो है, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा आधिकारिक एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास सही हो जाएगा, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास पर ज़्यादा बल देते हैं। जैसे सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास के चरण को दर्शाता भी है, जैसे इसमें 6 चरण होते हैं, नैतिक विकास के 6 चरण भी होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रियाओं को अनुकूलित करना, सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, ऑप्शन 3 है जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, ऑप्शन 4 है बिना चर्चा के सीधे जवाब बता देना। तो यहाँ पे जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, यानी बच्चे को जब जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देंगे तो वो ज़्यादा भली बात सीखेगा, अच्छे तरीके से सीखेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? लेओ वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है? कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर, सहयोगात्मक अधिगम, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, लेओ वाइगोत्स्की ने सहयोगात्मक गात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया है, जिसमें शिक्षार्थी अपने वयस्क साथी या अध्यापक के सहयोग से जानकारी एकत्रित करते हैं और फिर उसी जानकारी का उपयोग अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन जो होगा सहयोग पे ज़्यादा बल दिया है, ठीक है, वाइगोत्स्की महोदय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, केवल व्याख्यान विधि से सीखने में सक्षम, स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में अक्षम। तो यहाँ पे प्रगतिशील कक्षा तभी सहायक होगी जब ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में दी जाएगी। बच्चे का जब सक्रिय भागीदारी होगा तभी ज्ञान निर्माण में क्या कहते हैं, सक्रिय सही रहेगा इसमें। तो यहाँ पे ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? भाषाई, संगीतीय, स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक।
तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा स्थानिक, यानी हार्वर्ड गार्डनर ने स्थानिक बुद्धि पर बल दिया है। ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा स्थानिक बुद्धि पर बल दिया है। ठीक, हार्वर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपने विचारों का मौखिकरण जेम्स को दिए गए सवालों पर का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या दर्शाता है? भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है। जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है। भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी आ जाती है। तो अपने विचारों का मौखिकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन दर्शाता है कि भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा प्राप्त करके बच्चे अपने मानसिक कार्यों को संशोधित करते हैं। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के आधार पर भाषा के प्रभावों पर बल दिया है। उनके अनुसार भाषा उच्च मानसिक कार्यों के विकास को सुसाधित करती है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये तीसरा हो जाएगा, भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? जेंडर। जेंडर एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती है। गर्भधारण के समय से ही पूर्व निर्धारित होता है। एक जन्मजात जैविक गुण है। सामाजिकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, जेंडर। तो जेंडर लिंग एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती है। ठीक है, विभिन्न कार्यों को एक विशेष लिंग से जोड़ देना। सामान्यतः यह माना जाता है कि घर के सभी कार्य महिलाएं कर सकते हैं या घर के सभी कार्य पुरुष ही कर सकते, बाहर के सभी कार्य पुरुष ही कर सकते हैं। तो ये जेंडर जो है विभेदित करता है। ठीक, तो क्या हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जेंडर एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन है सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कोई कौशल सीखते हैं। सही है क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। गलत है क्योंकि इससे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है। या गलत है क्योंकि यह बच्चों को भ्रमित कर सकता है और वे खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। जब साथ में बच्चे रहते हैं तो उनके साथ रह करके बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? अधिगम के लिए मूल्यांकन संदर्भित होना चाहिए, मानकीकृत होना चाहिए या मानदंड संदर्भित या अध्यापक अभिमुखी होना चाहिए। तो अधिगम के लिए जो मूल्यांकन होता है ये संदर्भित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संदर्भित होना चाहिए। अधिगम के लिए मूल्यांकन संदर्भित होना चाहिए। मूल्यांकन से पता चलता है कि सीखने वालों के द्वारा महारत के वांछित स्तर को प्राप्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी? तो ऑप्शन है हमारे, बड़े-बड़े गद्य कंठस्थ याद करने के लिए देना। ठीक, कंठस्थ करना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि सीटेट जो है कंठस्थीकरण को जोर नहीं दे रहा है। किसी समस्या को दर्शाने के लिए अभिसारी तरीके को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं प्रोत्साहित करना दिया गया। कार्यात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना भी एक जो है डिमोटिवेट को बढ़ावा देता है। ठीक, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। ठीक है, समय-समय पे क्या कहते हैं, एक अध्यापिका द्वारा ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिसके लिए नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी। सृजनात्मक सोच किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य के संबंध, किसी समस्या का समाधान नवीन ढंग से निकालने, किसी विशिष्ट में कुछ नया रचने, आविष्कृत करने या पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया आनी चाहिए बच्चों में। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना, बच्चों के सामने ऐसी समस्याएं प्रस्तुत कर दो कि वो खोजने के लिए बाध्य हो जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है? तो क्या जरूरी है? अनम्य पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, उचित समायोजन, आगम्य दुर्गम इमारती संरचना। तो हमारा जो होगा वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु उचित समायोजन जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं लास्ट जो ऑप्शन सही हो जाएगा उचित समायोजन। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? उचित समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस समस्या सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है? तो कौन सा होगा? समता, समानता, अलगाव, पक्षपात। तो यहाँ पे समता के सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है। समता का सिद्धांत समावेशी शिक्षा का मुख्य गुण है, जहाँ सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और समान अवसर प्रदान किया जाता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा समता यहाँ पे
बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन बस बैठेगा, तो हमारा समता जो है बहुत ही राइट ऑप्शन, सही ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है? तो उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होना, बहुत सचेत होना, नंबर 3 क्या है? लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान रहना, आकुल होना। तो जब क्या कहते हैं, ऑप्शन हमारा क्या कौन-सा? आकुल रहना, यानी अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार से जूझते विद्यार्थियों में साधारणतया आकुल होने जैसे अभिलक्षण पाए जाते हैं। आकुल होने का अर्थ होता है जो स्थिर ना रहते हुए और चंचलतापूर्ण काम क्या कहते हैं, काम करें या चंचल चित्र वाला हो। और वैसे भी बच्चे जो है चंचल होते हैं। किसी बात को या किसी वस्तु के बारे में जानने के लिए वो हर क्या होता है, बच्चे किसी बात को जानने के लिए तुरंत आकुल हो जाते हैं कि हमको ये चीज़ बताइए, वो चीज़ बताइए, ये क्या है, वो क्या है, वो जानने की इच्छा रखते हैं, ठीक है? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा आकुल होना। यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा आकुल होना, ठीक है? अक्सर पाया जाता है तो आकुल होना पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सृजनात्मक विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? सृजनात्मक विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? वे कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं, वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं, उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो क्या होता है, सृजनात्मक विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो यह वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, ठीक है? क्या होता है, जो ऐसे बच्चों में मौलिकता के तत्व पाए जाते हैं, वे उनमें स्वतंत्रता के प्रति स्वतंत्र निर्णयन क्षमता, समस्या का नवीन ढंग से समाधान एवं स्वायत्तता आदि गुण पाए जाते हैं, ठीक है? रचनात्मक छात्रों में नए और सार्थक विचारों को बनाने के लिए कल्पना और महत्वपूर्ण तर्क का उपयोग करने की क्षमता होती है। जो रचनात्मक छात्र होते हैं, कुछ बनने या उत्पन्न करने की क्षमता होती है। वो कुछ ना कुछ नया चीज़ खोजते रहते हैं, बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, ठीक? और सीखने की क्षमता भी होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वे नवीन मूल विचार सुझाते रहते हैं। चलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वे नवीन और मूल विचार सुझाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वलीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है? व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन, संज्ञानात्मक नम्यता या अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापकों को किस पर बल देना चाहिए? दी गई जानकारी को कंठस्थ स्मरण करने के लिए कंठस्थ नहीं करा सकते, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के लिए, व्यवहार के अनुकूल के लिए या पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। हाँ, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब जो वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे बच्चे के, तो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से सीखेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है, यानी कम आंकता है? तो खोजी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, सहज अनुमान लगाना, निष्क्रिय नकल। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा निष्क्रिय नकल, ठीक? निष्क्रिय नकल जो है उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है। विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निष्क्रिय नकल की रणनीति से बचना चाहिए, ठीक? तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निष्क्रिय नकल, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कथन ये कहता है, किसी नए संप्रति को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। तर्क आर कहता है, अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सही विकल्प चुनिए, ठीक है? तो यहाँ पे ये और आर दोनों सही कह रहा है। ऑप्शन हमारे कह रहे हैं ये आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? ये और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या करता है, व्याख्या नहीं है। हमारा जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही है किंतु आर गलत है। क्या कह रहा है? ये सही है और किंतु आर गलत है। ये सही है किंतु आर गलत है। क्यों? किसी नए संप्रति को पढ़ाने के समय अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। यह कथन सत्य है, जबकि अधिगम अधिगम अधिक तब बिल्कुल भी नहीं होता जब प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों में प्रस्तुत किया जाता है। क्या होता है? जब अधिगम
हमारा प्रभावशाली होगा तो उसमें बच्चे को सीखने को रह क्या गया, वो सीख ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर सही है, किंतु आर गलत है। ये सही है किंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अधिगम की प्रकृति और प्रकृति है और है। ठीक है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? अधिगम जो है सक्रिय और सामाजिक है। अधिगम यहाँ पे सक्रिय रहेगा और सामाजिक रहेगा, सामाजिक है। अधिगम की प्रकृति सक्रिय और सामाजिक है। सामाजिक अधिगम क्या होता है? अधिगम से संबंधित एक सिद्धांत है। दूसरे लोगों के व्यवहार को देखकर उसे सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है। ठीक, और उससे सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है। सामाजिक अधिगम व्यक्तिगत अधिगम या समूह अधिगम की अपेक्षा अधिक बड़े पैमाने पर होता है। इसके द्वारा ही अभिवृत्ति या व्यवहार में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, समाज में जो समाज से जो बच्चा सीखता है तो उससे परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी सीख सकता है, क्योंकि टू कॉपी हो जाएगा तो परिवर्तन होगा ही नहीं। अगर उसमें नया ऐड करेगा तो उसमें परिवर्तन हो भी सकता है। ठीक है, तो दोनों बातें जो है सक्रिय और सामाजिक भी हो सकता, सामाजिक, ये वाला हमारा ऑप्शन सही रहेगा, सक्रिय और सामाजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? स्मृति सहायक विधियां, अन्वेषण, प्रकार्यात्मक स्थिरता, कलन विधि। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ABD, यानी स्मृति सहायक विधियां होगी, इसमें अन्वेषण होगा और कलन विधि होगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ABD, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 26 क्या है? कथन ये कहता है, कथन ये क्या कहता है? एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वे विचार भ्रांतियां हों क्यों ना हो, भ्रांतियां ही क्यों ना हो। तर्क आर कहता है भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक, सही विकल्प चुनिए। ये और आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। और ऑप्शन 2 क्या कह रहा है? ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और ये सही है लेकिन आर गलत है। ये और आर दोनों गलत है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये और दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। जो भ्रांतियां होती हैं वो अधिगम प्रक्रिया में सही की जा सकती हैं। तो उसने सही व्याख्या नहीं किया है, यानी हमारा ये ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्या है? संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उच्च स्तरीय दुश्चिंता समस्या समाधान कौशलों को बेहतर करती है। संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है। तीसरा क्या है? निराशा अधिगमकर्ताओं को और अधिक प्रयास करने को प्रेरित करती है। ऑप्शन 4 है शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए अभिप्रेरित करती है। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है। क्या होता है? संवेगों और में कौन सा कथन सही है? तो संतुलित उत्साह जो होता है, संतुलित उत्साह, न ज्यादा कम, न ज्यादा न ही ज्यादा, तो संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है। तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? तो विद्यार्थियों को महारत उन्मुख, प्रदर्शन उन्मुख, असफलता स्वीकृत, सफलता परिष्कृत, परिहार, सफलता परिहार। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा महारत उन्मुख। हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? महारत उन्मुख। क्या होता है? विद्यार्थियों को महारत उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्य क्षमता के मानक स्तर को प्राप्त करने पर केंद्रित है और मुख्य ध्यान आत्म सुधार एवं किसी कार्य पर महारत हासिल करने पर है। इन लक्ष्यों को नए कौशल में महारत हासिल करने, बढ़ी हुई समझ प्राप्त करने और क्षमता में सुधार पर केंद्रित करने के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे महारत हासिल करने वाले छात्र सफलता को सुधार और अधिगम के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा महारत उन्मुखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो क्या भरना है इसमें? तो इसमें जो स्कीमा जो होता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्कीमा, सक्रियता। अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि अधिगम असक्तता नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित, बहिष्कार केंद्रित।
तो इसमें क्या हो सकता है, हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैचारिक समझ और शैक्षिक परिणामों में सुधार पर बल देती है, ताकि बच्चे अर्जित ज्ञान और कौशल का वास्तविक जीवन में लागू कर सकें। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्ता केंद्रित, यानी जो हमारा तीसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर आपने इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, तो इससे पहले के सत्र के सभी प्रैक्टिस सेट हमने पहले ही करवा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, वहीं से आप पुराने प्रैक्टिस सेट जरूर देख लीजिए। ये प्रैक्टिस सेट हेल्पफुल साबित होते हैं सीटेट एग्जाम के लिए। तो चलिए, आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।